हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, क्लास 8th की एनसीईआरटी साइंस का फर्स्ट चैप्टर वैसे अपलोड किया हुआ है, लेकिन वहाँ पर वीडियो नहीं था, वहाँ पे रिटन नोट्स थे। तो आज से हम क्लास 8th का जो पहला चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं विज्ञान के बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, विज्ञान। अब यहाँ पर हम बात करेंगे विज्ञान शब्द की उत्पत्ति, विज्ञान शब्द का अर्थ और इसकी परिभाषा के बारे में। वैसे पिछली क्लासों में आप पढ़ के आए होंगे कि विज्ञान की परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है, लेकिन फिर भी एक बार आप लोगों को विज्ञान का सटीक अर्थ और सही परिभाषा जान ही लेनी चाहिए। तो देखिए, विज्ञान जो है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं साइंस, और ये साइंस शब्द जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का क्या शब्द है? साइंसिया। साइंसिया, जिसको हम इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए, साइंसिया शब्द जो है इसका अर्थ होता है टू नो। टू नो, और टू नो को जब हम इसका अर्थ देखते हैं तो इसका अर्थ हमारे सामने आता है जानना। तो देखिए, इस प्रकार विज्ञान का हमारे सामने अर्थ क्या आ गया? जानना। यानी विज्ञान के द्वारा हम किसी भी पदार्थ की प्रकृति को जान सकते हैं। विज्ञान क्या करता है, किसके बारे में हमें ज्ञान प्रदान करता है? किसी वस्तु पदार्थ की प्रकृति के बारे में हमें ज्ञान प्रदान करता है या जानने के लिए हमें बताता है। तो विज्ञान का डायरेक्ट अर्थ हमारे सामने क्या आया? जानना। अगर विज्ञान को हम संधि विच्छेद करके देखें, संधि विच्छेद और संधि तो आप जानते ही होंगे। संधि का मतलब जुड़ना होता है, संधि विच्छेद का मतलब टूटना होता है, दो या अधिक भागों में टूटना। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, तो अभी इसमें संधि है, इसको मैं ढक्कन को खोलता हूं तो ये संधि विच्छेद हो गया, और जैसे ही वापस बंद करता हूं तो इसमें क्या हो गई? संधि हो गई। तो देखिए, वी का मतलब तो क्या होता है? विशिष्ट, और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान। यानी विज्ञान हमें क्या प्रदान करता है? विशिष्ट ज्ञान प्रदान करता है। इस प्रकार हमारे सामने विज्ञान का अर्थ आता है जानना, और विज्ञान शब्द का अगर संधि विच्छेद करके इसका अर्थ हम देखते हैं तो हमारे सामने आता है विशिष्ट ज्ञान। तो हम विज्ञान की परिभाषा लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे परिभाषा में? पिछली क्लासों में आप पढ़ते आए हो कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं। देखिए, विज्ञान की परिभाषा हमारे सामने क्या निकल कर आती है कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित वर्गीकृत ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, अगर हम उनको प्रयोगों द्वारा प्रमाणित कर दें
और प्रयोगों द्वारा उनको वर्गीकृत कर दें तो वो क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। यानी विज्ञान हमें किसी पदार्थ की प्रकृति के बारे में अध्ययन प्रदान करता है, उसकी जानकारी प्रदान करता है। तो ये होती है विज्ञान की सामान्य जानकारी। अब इसके बाद में हम बात करेंगे, हमारा जो पहला चैप्टर है NCERT साइंस न्यू सिलेबस का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इस चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सभी सजीव जो होते हैं उनको क्या होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जितने भी सजीव पृथ्वी पर हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है। अब बात करें कि सजीव में कौन कौन आते हैं, तो सजीव में मैं लिख सकता हूं प्लांट्स आएंगे और एनिमल्स आएंगे। पादप और जंतु दोनों सजीव के अंतर्गत आते हैं। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि पादप सजीव कैसे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सजीव और निर्जीव में अंतर आप लोगों ने कक्षा 6 में पढ़े होंगे कि सजीवों में गति, वृद्धि, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, संवेदनशीलता ये गुण पाए जाते हैं, ये लक्षण पाए जाते हैं। लेकिन निर्जीव में ये लक्षण नहीं होते हैं। तो देखिए सजीव जैसे एनिमल्स, जंतु हम कहें तो जंतु में उदाहरण ले लो आप मनुष्य का, और पादप में आप किसी पौधे का उदाहरण ले लो। जंतुओं में श्वसन होता है, पादपों में भी होता है। यानी देखिए जंतुओं में गति, वृद्धि, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, संवेदनशीलता सारे गुण जंतुओं में होते हैं और ये सारे गुण पादपों में भी पाए जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर जो गति होती है पादपों में गति न होकर वो किस रूप में पाई जाती है? वृद्धि के रूप में पाई जाती है। वृद्धि वैसे जंतुओं में गति और वृद्धि दोनों पाए जाते हैं। जंतुओं में गति भी होती है, वृद्धि भी होती है, लेकिन पादपों में गति नहीं होती है। ये ध्यान रखना, पादपों में गति नहीं होती है, वृद्धि होती है। गति कैसे नहीं होती है कि पादप को हम अगर किसी निश्चित स्थान पर उगा देते हैं तो अंतिम समय तक वो उसी स्थान पर रहता है, लेकिन जंतुओं में ऐसा नहीं है, क्योंकि जंतु गति करते हैं। गति का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, और वृद्धि का मतलब होता है अपने स्थान पर रहते हुए ही शारीरिक संरचना में वृद्धि करना, शारीरिक संरचना को बढ़ाना, वही क्या होती है? वृद्धि होती है। तो पादप भी सजीव हैं और जंतु भी सजीव हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि जैसे जंतु है, जंतु में उदाहरण ले लें हम मानव का। तो मानव भोजन कैसे बनाता है? जंतु जो है भोजन कैसे बनाते हैं? तो ये भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ध्यान रखना। भोजन के लिए ये पादपों पर निर्भर रहते हैं। तो सब पहले अपन बात करते हैं पादपों के बारे में कि पादप जो है अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो पादप अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उपयोग करते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पादप क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जब पादप भोजन बनाएंगे, भोजन बनाना, पादप जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं, और पादपों के प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो ये भोजन बनाता है इसको कौन ग्रहण करता है? मानव, या हम कह सकते हैं जंतु। तो मानव भोजन के लिए किस पर निर्भर है? पादपों पर। मानव भोजन के लिए किस पर निर्भर है? पादपों पर निर्भर है। तो हम कह सकते हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, पौधे अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, तो हम इन्हें कह सकते हैं स्वपोषी। और मानव या जंतु जो भी हैं सब भोजन के लिए किस पर निर्भर हैं? पौधों पर निर्भर है, पादपों पर निर्भर है। तो मानव को हम कह सकते हैं परपोषी या विषमपोषी। विषमपोषी, परपोषी या विषमपोषी हम
कह सकते हैं। तो स्वपोषी क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और परपोषी या विषमपोषी क्या होते हैं? जो भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो भोजन के लिए मानव किस पर निर्भर है? पादपों पर निर्भर है। तो ये हो गए परपोषी। इसके बाद में बात आती है कि सजीव जो हैं इनको भोजन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? भोजन ग्रहण क्यों करते हैं? सजीव भोजन ग्रहण क्यों करते हैं? सजीव भोजन ग्रहण क्यों करते हैं? यहां हमारे सामने एक प्रश्न आ जाता है कि सजीव जो है वो भोजन ग्रहण क्यों करते हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि भोजन ग्रहण करने से हमें या सजीवों को क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ही सजीव क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। और इस ऊर्जा का उपयोग, ध्यान दीजिए, इस ऊर्जा का उपयोग, इस ऊर्जा का उपयोग सजीव जैविक प्रक्रमों के संपादन में करते हैं। संपादन में करते हैं। यानी सजीव जो हैं भोजन ग्रहण करते हैं तो उस भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है और उस ऊर्जा का उपयोग सजीव किस में करते हैं? जैविक प्रक्रमों के संपादन में करते हैं। तो ये जैविक प्रक्रम कौन कौन से हैं? अभी मैंने आप लोगों को बताए थे सजीव के लक्षण के गति, वृद्धि, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन। तो ये सब क्या है? ये सब जैविक प्रक्रम है, जैविक क्रियाएं हैं। तो हम लिख सकते हैं कि पाचन, श्वसन और उत्सर्जन, मुख्यतः पाचन, श्वसन और उत्सर्जन जैसी जो क्रियाएं हैं ये किसके अंतर्गत आती है? जैविक प्रक्रमों के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार अगर प्रश्न आपके सामने आता है कि सजीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों है या सजीव भोजन ग्रहण क्यों करते हैं, तो उसका आंसर आप लोगों के पास होना चाहिए कि सजीव भोजन ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं या सजीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है और उस ऊर्जा का उपयोग सजीव किसमें करते हैं? जैविक प्रक्रमों के संपादन में करते हैं। और जैविक प्रक्रम कौन कौन से हैं? पाचन, श्वसन और उत्सर्जन। इस प्रकार फसल से रिलेटेड सामान्य जानकारी, यानी फसल से हमें क्या प्राप्त होता है? भोजन प्राप्त होता है। तो फसल के बारे में हमें जानना था, भोजन के बारे में भी हमें जानना था कि भोजन ग्रहण करते हैं सजीव तो क्यों करते हैं, क्या कारण है, कैसे करते हैं, किस प्रकार से सजीव जैसे पादप है और जंतु है वो भोजन ग्रहण करते हैं। इसके बाद में एक लाइन आप लोगों को लिखनी है कि एक विशाल जनसंख्या को, एक विशाल जनसंख्या को, एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित प्रबंधन, इसका नियमित प्रबंधन या हम कह सकते हैं नियमित उत्पादन व उचित प्रबंधन आवश्यक है। उचित प्रबंधन आवश्यक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि हम फसल का उत्पादन क्यों करें? तो एक विशाल जनसंख्या है, दिनों दिन जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है। तो विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए, भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित तो उत्पादन और उचित प्रबंधन आवश्यक है। क्योंकि देखो नियमित उत्पादन नहीं होगा, उचित प्रबंधन नहीं होगा तो भोजन के लिए फसल या खाद्यान्न जो है उनकी कमी आ जाएगी
और भुखमरी जैसी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो फसल है, फसल किसे कहते हैं। हमने जाना कि फसल की आवश्यकता क्यों है, तो एक विशाल जनसंख्या है, उसको भोजन प्रदान करने के लिए फसल का नियमित उत्पादन और उचित प्रबंधन होना आवश्यक है। इसके बाद में आप लोगों को हेडिंग लगानी है फसल। फसल क्या है, किसे हम फसल कहेंगे, तो फसल की परिभाषा आप लोगों को लिखनी है कि जब एक ही किस्म के पौधे, जब एक ही किस्म के पौधे किसी निश्चित क्षेत्र पर बड़े पैमाने में, किसी निश्चित स्थान पर, किसी निश्चित स्थान पर बड़े पैमाने में, बड़े पैमाने में उगाए जाते हैं, उसे फसल कहते हैं। यानी जब एक ही किस्म के पौधे किसी निश्चित स्थान पर बड़े पैमाने में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। तो ये होती है फसल की परिभाषा कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी निश्चित स्थान पर बड़े पैमाने में उगाए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं फसल। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि मान लीजिए किसी खेत में गेहूं की फसल बोई जा रही है या बोई गई है, किसी खेत में गेहूं की फसल है, तो वहां पर उस खेत में सभी पौधे जो होंगे वो किसके होंगे, गेहूं के होंगे। यानी मतलब क्या हुआ कि एक ही किस्म के पौधे, एक ही किस्म मतलब एक ही जाति के पौधे, जैसे गेहूं है तो गेहूं के ही, बाजरा है तो बाजरे के ही। तो गेहूं का जो खेत होगा या गेहूं की फसल हम किसे कहेंगे, तो गेहूं की फसल हम कहेंगे कि उस खेत में सभी पौधे किसके होंगे, गेहूं के होंगे। अब बात करते हैं फसल के प्रकारों की। तो देखिए विभिन्न भागों की विविधता के आधार पर हमारा जो क्षेत्र है विविधतापूर्ण है। तो विविधता के आधार पर फसल दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है खरीफ की फसल, और एक होती है रबी की फसल। तीसरी फसल होती है जायद की फसल, लेकिन वो एनसीईआरटी क्लास 8th के सिलेबस में नहीं है तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। देखिए खरीफ की फसल और रबी की फसल दो प्रकार की फसलें हो गई। दोनों प्रकार की फसलों को हम एक साथ पढ़ेंगे यहाँ पे। तो देखिए खरीफ की जो फसल है, सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना है कि वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल खरीफ की फसल कहलाती है, या वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है। खरीफ की फसल कहलाती है। यानी वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली जो फसल है वो कहलाती है खरीफ की फसल। इसकी बुआई और कटाई की बात करें हम, तो हम लिखेंगे कि इस फसल की बुआई कब होती है और कटाई कब होती है। तो बुआई के लिए तो जून माह जो होता है, जून
माह में इसकी बुआई होती है और सितंबर माह में इसकी कटाई होती है। जून माह में खरीफ की फसल को बोया जाता है और खरीफ की फसल की कटाई की हम बात करें तो सितंबर माह में खरीफ की फसल की कटाई की जाती है। अर्थात वर्तमान समय में जो फसल चल रही है वो कौन सी चल रही है? खरीफ की फसल चल रही है। यानी अभी जुलाई माह है तो जून माह में खरीफ की फसल की बुआई हो गई होगी और सितंबर माह में इसको काट लिया जाएगा। इसके उदाहरणों की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल करके हम लिख सकते हैं कि धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, ये सब किसके उदाहरण हैं? खरीफ की फसल के उदाहरण हैं। तो ये होती है खरीफ की फसल। अब बात करते हैं रबी की फसल के बारे में। तो रबी की फसल की अगर हम बुआई की बात करें कि कब ये बोई जाती है, तो वह फसल जो शीत ऋतु में बोई जाती है, वह फसल जो शीत ऋतु में बोई जाती है रबी की फसल कहलाती है। रबी की फसल कहलाती है। यानी शीत ऋतु में बोई जाने वाली जो फसल होती है रबी की फसल होती है। अगर हम इस फसल की बुआई की बात करें तो इसकी बुआई कब होती है और इसकी कटाई की हम बात करें तो इसकी कटाई कब होती है। बुआई और कटाई भी हमें ध्यान रखनी है। तो बुआई होती है अक्टूबर माह में। अक्टूबर माह में रबी की फसल की बुआई हो जाती है और मार्च के माह में इसकी कटाई हो जाती है। अर्थात देखिए, जैसे ही खरीफ की फसल कटती है सितंबर में और अक्टूबर माह में रबी की फसल की बुआई कर दी जाती है। मार्च में इसको काट लिया जाता है और मई जून में तीसरे प्रकार की जो फसल है जायद की फसल, उसकी बुआई कर दी जाती है। मई जून में जायद की फसल का उत्पादन हो जाता है। उसको उत्पादन के लिए 2 ही महीने की आवश्यकता होती है। रबी और खरीफ की फसल को पकने में लगभग 4 महीने लगते हैं। तो इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो इसके उदाहरण हो जाएंगे गेहूं, जौ, चना, सरसों, अलसी, मटर आदि। ये सब क्या हो गए? इनके उदाहरण हो गए। देखिए, फसल किसे कहेंगे? जब एक ही किस्म के पौधे किसी निश्चित स्थान पर एक बड़े पैमाने में उगाए जाएंगे तो वह क्या कहलाएगी? फसल कहलाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें गेहूं की फसल को कैसे समझें तो देखिए कि गेहूं की फसल हम उसे कहेंगे जब किसी निश्चित क्षेत्र पर उगाए गए सारे पौधे किसके होंगे? गेहूं के होंगे। तो उसे हम दूर से ही देख के कह देते हैं ये गेहूं की फसल है। विविधता के आधार पर फसल 2 प्रकार की होती है, क्योंकि हमारा जो वायुमंडल है या हमारा जो क्षेत्र है वो क्या है? विविधतापूर्ण है। तो विविधता के आधार पर इसको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, रबी की फसल और खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जो है वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ की फसल कहलाती है। इसकी बुआई जून माह में की जाती है और कटाई सितंबर माह में की जाती है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, ये इसके उदाहरण हैं। दूसरी है रबी की फसल। वह फसल जो शीत ऋतु में बोई जाती है रबी की फसल कहलाती है। बुआई कब होती है, कटाई होती है, ये दोनों में ध्यान रखना है। देखो, इधर जून में बुआई, सितंबर में कटाई। सितंबर में इसको काटा और रबी की फसल की अक्टूबर में बुआई हो जाती है, मार्च में इसकी कटाई हो जाती है। उदाहरण की बात करें तो गेहूं, जौ, चना, सरसों, अलसी, मटर आदि। तीसरी फसल होती है जायद की फसल। वो अपने सिलेबस में नहीं है, उसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मई जून में उसकी बुआई होती है और जुलाई के पहले उसकी कटाई हो जाती है।
उसको उत्पादन के लिए या पकने के लिए मात्र 2 महीने की आवश्यकता होती है। और उसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो तरबूज, खरबूज, ककड़ी, लौकी, ये उसके उदाहरण हैं। तो इस प्रकार आज हमने बात की फसल की सामान्य जानकारी के बारे में कि फसल की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, क्योंकि हमें भोजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन के लिए हम किस पर डिपेंड हैं? पादपों पर डिपेंड हैं। पादपों में भी किस पर डिपेंड है? फसल पर डिपेंड है। तो उस फसल के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले हमने ये जाना था कि सजीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों है। हो सकता है आपके सामने प्रश्न आ जाए कि सजीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों है, तो वहां आप लोगों को ध्यान रखना है कि सजीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों थी। क्योंकि सजीव भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उस ऊर्जा का उपयोग जैविक प्रक्रमों के संपादन में करते हैं। जैविक प्रक्रम जैसे श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, ये सब क्या है? जैविक प्रक्रम है। उसके बाद में हमने फसल की परिभाषा जानी कि जब एक ही प्रकार के पौधों को किसी निश्चित स्थान पर बड़े पैमाने में उगाया जाता है तो वह फसल कहलाती है। विविधता के आधार पर हमने फसल के 2 प्रकार देखे हैं, खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ की फसल देखिए, वह फसल जिसकी बुआई कब की जाती है? वर्षा ऋतु में की जाती है, या वर्षा ऋतु में जिसको बोया जाता है। तो इसकी बुआई जून में और कटाई सितंबर में। उदाहरण की अगर हम बात करें तो उदाहरण है धान, मक्का, सोयाबीन और मूंगफली। उधर की तरफ हमने देखा है रबी की फसल कि वह फसल जिसकी बुआई या जिसको शीत ऋतु में बोया जाता है, रबी की फसल कहलाती है। रबी की फसल की बुआई होती है अक्टूबर में और कटाई होती है मार्च में। उदाहरण की बात करें तो गेहूं, जौ, चना, सरसों, अलसी, मटर आदि। तो आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी? अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, क्लास पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में राइट साइड में जो घंटी का बटन है उसको जरूर दबाएं और उसको दबाने के बाद में आपके सामने 3 ऑप्शन दिखेंगे। तो उसमें ऊपर ही ऊपर वाला जो ऑल वाला ऑप्शन है उस पे ALL ऑल उसको क्लिक करना है। उससे होगा क्या कि जैसे ही नेक्स्ट क्लास अपलोड होती है, नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है इस चैनल पर, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और सबसे पहले आप उस वीडियो को देखोगे। तो अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले मैं इस चैनल के वीडियो को देखूं, तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना है और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो, अपने दोस्तों को भी बता दो ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कृषि पद्धतियों के बारे में या खेती के चरणों के बारे में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.